नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी जिसका शीर्षक है कंचन। आज हम इस कहानी को सुनेंगे। मैं विदेश लौटकर छोटा नागपुर के एक चंद्रवंशीय राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। उन्हीं दिनों मेरी देशव्यापी कीर्ति की पटल पर अचानक एक छोटी सी कहानी खिल उठी। उन दिनों गगन टेसू की रक्ती माभा से विभोर था। शाल वृक्ष की टहनियों पर मंजरियां झूल रही थी। मधुमक्खियों के समूह मंडराते फिर रहे थे। व्यापारी लोगों का लाख संग्रह का समय आ गया था। बेर और शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। संधाल जाति महुए बीनती हुई फिर रही थी। नुपुर की झनकार के समान गूंजती हुई नदी वहीं पर बही जा रही थी। मैंने स्नेह से उस नदी का नाम रखा था तनिका। उस समय का वातावरण अनोखे आवेश से परिपूर्ण था। उसका मेरे मन पर भी अधिकार हो गया था, जिससे कार्य की गति मंथर पड़ गई थी। तब मैं अपने पर ही खींच उठा था। दिन ढल रहा था। एक स्थान पर दुहाबा बनाती हुई नदी दो शाखाओं में विभक्त होकर चली गई है। उसी बालू के टीले पर बगुलों की पंक्ति शांत बैठी थी। अपनी झोली में रंग बिरंगे पत्थरों को भरे मैं कोठी को लौट रहा था, यह सोचकर कि अपनी विज्ञानशाला में इनकी परीक्षा करूंगा। निर्जन वन में अकेले आदमी का समय काटना कठिन सा हो जाता है। अतः मैंने संध्या के बाद का समय प्रयोग के लिए नियत कर लिया है। डायनूमा द्वारा बिजली की रोशनी कर बैठ जाता हूँ। नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य, माइक्रोस्कोप और तराजू लेकर। इसी प्रकार बैठे बैठे कभी कभी आधी रात हो जाती है। मुझे आज विशेष खोज के बाद मैग्नीज के चिद्धों का आभास मिला था। इसीलिए मेरी वापसी आज विशेष उत्साह के साथ हो रही थी। उस वातावरण में कोए काँव काँव करते हुए सिर पर से अपने अपने नीड़ों की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी समय मेरे सम्मुख आकर एक बाधा खड़ी हो गई। उस निर्जन पथ के एक टीले पर 5 साल वृक्षों का एक व्यू जैसा खड़ा था। उसके झुरमुट में बैठे हुए व्यक्ति को केवल एक ही और संधि से देखा जा सकता था। उस समय मेघों के अंतराल से एक आश्चर्यमयी दीप्ति फूटकर निकल रही थी। उस छायामय वातावरण के भीतर गगन की लालिमा मानो किसी दिवंगना के खुले आंचल से गिरने वाले स्वर्ग की तरह छितरा रही थी। उसी विशेष ज्योति के पथ पर वह कोमलांगी बैठी थी। उस पेड़ के तने से टिककर मानो पैरों की छाती के समीप समेटे वह मन लगाकर कुछ लिखे जा रही थी। मैं वृक्ष की आड़ में खड़ा खड़ा केवल उसकी ओर ताकता भर रहा। हृदय के आकारों में एक अनोखी छवि अंकित होने लगी।
अपनी विशद जानकारी के पथ पर मेरा हृदय कितने ही चक्कर काट कर प्रवेश द्वार तक आ पहुंचा था, किंतु मैं सदैव ही उससे खिसक जाता था। लेकिन आज ऐसा जान पड़ा मानो जीवन के किसी चरम संघर्ष में आ गया हूँ। यह कैसे हो गया उसका मुझे पता नहीं। मैं तो सदैव से अपने को पर्वत की तरह नीरस समझता आया था। अनायास ही भीतर से एक झरना फूट पड़ा। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ आभास सा हो गया। उसने लिखना बंद कर दिया, किंतु उठ ना सकी। मैंने सोचा कि कहूँ, क्षमा कीजिए, किंतु कैसी क्षमा? मैंने ऐसा कौन सा दंडनीय कार्य किया था? यही सोचता हुआ मैं अपनी कोठी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। तभी मेरी दृष्टि नीचे पड़े 2 टुकड़ों में फाड़े हुए किसी पत्र के लिफाफे पर जा पड़ी। मैंने उठाकर देखा, नाम भवतोष मजुमदार, ICS, मुकाम छपरा। हाथ की लिखावट लड़कियों जैसी। टिकट लगा हुआ है, लेकिन उस पर डाक खाने की मोहर नहीं। मेरी अक्ल ने झट समझ लिया कि फटे पत्र के लिफाफे पर किसी दुखांत नाटक का शत चिन्ह विद्यमान है, और मैंने उस लिफाफे के रहस्य को जानने का भी संकल्प कर लिया। जियोलॉजी के अध्ययन अभ्यास के साथ भीतर ही भीतर उस रहस्य उद्घाटन का काम भी चल रहा था। जिस समय मैं रेडियम का कण पाने की आशा लेकर अनुसंधान में डूबा हुआ था, उस समय मैंने कुसुमित शाल वृक्षों की छाया और प्रकाश के बंधन में कंचन को देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पूर्व भी बंगाली बाला को निहारा था, किंतु इस स्वतंत्र और एकांत वातावरण में देखने का अवसर कभी नहीं मिला। यहाँ उसकी सलोनी देह की कोमलता के साथ वन के फूल ने अपनी भाषा का स्वर मिला दिया। विदेशी कोमलांगियों के दर्शन तो बहुत किए थे। संभवतः वह भली भी लगी थी, किंतु बंगाली बाला को पहली बार ही इस प्रकार से देखा कि उसकी समग्रता को उपलब्ध किया जा सके। उसे देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि उसका संबंध किताबों से छूटा या नहीं। बहुत दिन पहले बाल्य अवस्था में किन्हीं बसु महाशय का जो गीत मैंने सुना था और जिसे सुनकर भी भुला दिया था, न जाने क्यों ऐसा जान पड़ा कि उस राग की सहज संगिनी में इसी बंगाली लड़की के रूप की जो भूमिका व्यंजित है, वह आज मेरी आंखों के समक्ष साकार हो उठी है। जियोलॉजी शास्त्र में पढ़ा था कि पृथ्वी के नीचे छुपी हुई आग्नेय सामग्री सहसा तेज भूकंप से आंदोलित अवस्था में ऊपर आ जाती है। आज अपने ही निम्न स्तर के अंधकार में छुपी हुई उसी तपी भली सामग्री को सहसा ऊपर के प्रकाश में देखा। कठोर विज्ञानी नवीन माधव के अंतस्थल में इस प्रकार आंदोलित अवस्था की मैंने कभी आशा नहीं की थी। पता लग गया कि प्रतिदिन तीसरे पहर जब इसी मार्ग से काम से लौटा करता तो वह मुझे विशेष दृष्टि से देखा करती, पर उसकी दृष्टि में क्या है, यह अब तक मैं समझ नहीं सका। कभी कभी मैं
मार्ग चलता हुआ पीछे की ओर मुड़कर देख लेता तो ऐसा लगता कंचन मेरे ओझल होने के मार्ग की ओर देख रही है। मुझे मुड़ता देख वह अपनी दृष्टि घुमाकर उन कागजों की ओर कर लेती जिन पर बैठी वह लिखा करती थी। मेरे विज्ञानी मन को ऐसा लगा कि वह किसी को पाने के लिए इतना कठोर व्रत कर रही है। भवतोष विलायत से लौटकर छपरे में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है। विलायत जाने से पूर्व इन दोनों में यहीं रहते समय गंभीर परिणय हो गया था, परंतु अब पद की नियुक्ति के बाद कोई विशेष विप्लव घट चुका है। असल बात क्या है, इसकी तो जानकारी करने से ही पता लगेगा। मेरे लिए जानकारी करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे सहपाठी बंकिम बाबू पटना विश्वविद्यालय में काम करते थे। उनको पत्र लिखकर डाल दिया। बिहार की सिविल सर्विस में कोई भवतोष महाशय है? मेरे किसी मित्र ने अपनी लड़की के लिए इन्हें पसंद किया है। इस कार्य में मेरा सहयोग चाहते हैं। रास्ता पथरीला तो नहीं? इसका पूरा पता लगाकर मुझे लिखो तो मैं आभारी रहूँगा। उन महाशय का विवाह के लिए क्या मत है, यह भी लिखिए। पत्र का उत्तर मिला। रास्ता पथरीले से भी अधिक बढ़कर है। उसकी राय के विषय में सुनो। जब मैं कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार का छात्र था, जितना साधारण उनका पांडित्य था, उतना ही सरल उनका हृदय। उनकी नातिन को देखो तो पता लगेगा कि सरस्वती देवी ने उनकी साधना से संतुष्ट होकर उनके बुद्धि लोक को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि वह रूप सुधा को लेकर उनकी गोदी में आ भी गई है। तुम्हारा शैतान भवतोष उनके इसी स्वर्गलोक में न जाने कहाँ से आन पड़ा। उसकी बुद्धि प्रखर थी और वाक्पटुता में वह निपुण। पहले धोखा खाया डॉक्टर साहब ने और बाद में उनकी नातिन ने। विवाह संबंध निश्चित हो चुका था। प्रतीक्षा भी भवतोष की विलायत से लौटने की। प्रतीक्षा थी भवतोष की विलायत से लौटने की। वहाँ का सारा खर्च डॉक्टर साहब ने दिया था। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके जब वह भारत आया और यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की कन्या से विवाह कर लिया, उसके इन कृत्य और लज्जा से क्षुब्ध होकर डॉक्टर साहब नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए, इसका कुछ पता नहीं। पत्र को पढ़कर कंचन की परिस्थिति का पूर्ण आभास हुआ। तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और अवसाद से मुक्त करूँगा। दिवाकर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। संध्या अपना आवरण फैला रही थी। यह समय कंचन का घर लौटने का हो गया था। तभी कोई गवार उसके हाथ से लिखे हुए पृष्ठ छीनकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया और उन पृष्ठों को पाने में सफल हो गया। मैंने वह सब कंचन को लौटा दिए। अपनी संपत्ति को वापस आया देख कंचन ने स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, सौभाग्य से आप। मैंने कहा, भाग चले थे कि वह आया। इसका आशय स्पष्ट है। मैं नहीं समझी।
यही कि उसकी सहायता से आपके साथ ही पहली बात हो गई। इससे पूर्व वही सोचता रहता था कि कैसे और क्या बोलूं, किंतु वह तो एक डाकू नहीं, वह डाकू नहीं, वह मेरा ही सिपाही था। कंचन अपने गहरे रंग की साड़ी का छोर पकड़ अपने मुंह पर रख खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी के रुकते ही उसने कहा, काश यह सच होता तो बड़ा मजा आता। जिसके यहाँ डाका पड़ा उसको उद्धार करने वाले के लिए क्या होगा। उसे घर पर ले जाकर चाय पिला देती। और इस नकली उद्धारकर्ता का क्या होगा। उसने जो चाहा था मिल गया। क्या मिल गया? परिचय की पहली बात, और क्या। बस हाँ, मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? बातों का क्रम अब समाप्त ना हो जाए। समाप्त कैसे होगा? अच्छा, यदि आप होती तो पहली बात आप क्या कह दी? मैं तो केवल यही पूछती कि सड़कों पर से पत्थर चुनने में लड़कपन नहीं लगा आपको? फिर आपने पूछा क्यों नहीं? डर लगता था। डर मुझसे? हाँ, दादू से सुना था कि आप बड़े विद्वान हैं। उन्होंने विलायत से छपा हुआ आपका लेख पढ़ा था। उन्होंने उसे समझने का प्रयत्न किया, पर मैं ना समझ सकी। तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी, दीदी कहाँ हो तुम? अंधेरा हो गया है, आजकल समय अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब के उपस्थित होते ही मैंने उनके चरणों की धूल लेकर प्रणाम किया। वह तनिक सहम गए। परिचय दिया, मेरा नाम नवीन माधव सेन गुप्त है। उसे सुनकर वृद्ध डॉक्टर का मुख उज्जवल हो उठा। बोले, क्या कहते हो? आप ही डॉक्टर सेनगुप्त हैं? आप तो बच्चे हैं। मैंने उत्तर दिया, अभी बच्चा ही हूँ। मैंने अभी 36 को पार किया है। आपको हमारे यहाँ चलना होगा। इसके लिए कहना ना पड़ेगा दादू, ये तो पहले ही चलने के लिए मुंह धोए बैठे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अनर्थ हो गया। कैसी शरारत की है कंचन ने। डॉक्टर साहब ने उत्साहित स्वर में कहा, आपको शायद देश और काल की। नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों को कुछ भी नहीं समझता। मुझे समझाने में आपका समय ही बर्बाद होगा। समय? यहाँ समय का अभाव ही क्या है। अच्छा, आज भोजन हमारे ही यहाँ करें। मैं धन्यवाद करने ही जा रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू हरेक को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। भला इस जंगल में फिरंगी की दुकान कहाँ मिलेगी? ये विलायत के डिनर खाने वाली जाति से संबंधित इंसान है। व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हो। अच्छा तो कब आपको सुविधा होगी बताइए। वृद्ध महाशय पूछ उठे, मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुसंधान के लिए वनों में जाना पड़ता है। वहाँ जो कुछ भी प्रकृति की देन के द्वारा मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने सोचा, यह तो अजीब लड़की है।
जो कहता हूँ उसी को जड़ से काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन हठात बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस बस, हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर परिहास का केंद्र नहीं बनना चाहती। उसे देखते ही मेम साहिब की याद आ जाएगी। विवश हो मुझे विलग होना पड़ा। उस अवस्था में मैंने कहा, कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा न्योता है वह मेरे नए नामकरण के लिए है। कल से नवीन माधव नाम का डॉक्टर सेनगुप्त अंश छूट जाएगा। तब तो नामव्रतन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं, जैसा आप समझे। इसके उपरांत मैं अपने शिविर में लौट आया। उस दिन अनुसंधान के लिए लाए हुए पदार्थों की मैं परख नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क कंचन के विषय में ही सोचता रहा। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ हमारी पिकनिक हुई। डॉक्टर साहब बालकों के समान मुझसे पूछ बैठे, नवीन, क्या तुम विवाहित हो? मैंने उस भावार्थ प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, अभी तो अविवाहित हूँ। कंचन को किसी बात से छुटकारा नहीं। वह बोली, दादू, अभी तक शब्द तो कन्या पक्ष वालों को सांत्वना देने मात्र के लिए है, उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं। यथार्थ अर्थ नहीं, यह कैसे निश्चय कर लिया? यह एक गणित की उलझन है। फिर भी उच्च गणित कहने से जो वस्तु समझी जाती है वह यह नहीं है। यह तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 साल के बच्चे हैं। इस अर्ज़े में आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि बेटा बहू लाना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा, इससे पहले मैं लोहे के संदूक में रुपये लाना चाहता हूँ। इसके बाद इस अर्ज़े में आपका सब कुछ हो गया, केवल फांसी भर शेष थी। अंत में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद छूट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो बेटा ब्याह करना होगा। मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं? आपने कहा, मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए उत्सर्ग करूँगा। मैं अभी ब्याह ना करूँगा। विवश होकर फिर उन्होंने आँखों का पानी पोंछकर चुप्पी साध ली। आपके 36 वर्ष का हिसाब लगाते समय मैंने कहीं गलती की हो तो कहिए, वास्तव में बताइए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगिनी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं उनको तो उपयुक्त तपस्विनी ही मिल जाती है, जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिणी मादाम क्यूरी। तो क्या वैसी कोई आपको वहाँ रहते नहीं मिली? कंचन के कहते ही कैथरीन
की बात याद आ गई। लंदन में रहते समय साथ ही काम किया था। यहाँ तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी जड़ित था। बात माननी पड़ी। कंचन ने तत्काल ही पूछा, उनके साथ आपने विवाह क्यों नहीं किया? वह क्या इसके लिए तैयार नहीं थी? उन्हीं की ओर से प्रस्ताव तो उठा था। तब मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा, इसलिए। यानी स्नेह की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की वस्तु नहीं, लड़कियों के जीवन का परम लक्ष्य व्यक्तिगत है और आप जैसे इंसानों का नैर्यतिक। इसका उत्तर मुझसे देते ना बन पड़ा। मुझे चुप देखकर कंचन पुनः बोली, बंगला साहित्य कतिपय आपने नहीं पढ़ा? उसमें यही बात दिखाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांधना है और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काटकर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच भी देवयानी के अनुरोध की उपेक्षा कर निकल पड़ा था। आप माँ का अनुनय न मानकर चल पड़े हैं। एक ही बात हुई। नारी और पुरुष में चिरकाल से चला आने वाला हो, चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे, उस क्रंदन से आप लोग अपनी पूजा का नैवेद्य सजा लीजिए। देवता के उद्देश्य से ही नैवेद्य की भेंट होती है, लेकिन देवता निरासक्त ही रहते हैं। कंचन ने फिर कहा, देवयानी ने कच को क्या श्राप दिया था, जानते हैं नवीन बाबू? नहीं। आपने ज्ञान साधन का फल आप स्वयं ना सोच सकेंगे, हाँ, दूसरों को दान कर सकेंगे। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगती है। यदि यह श्राप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वह बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के समान व्यवहार करने की वजह से ही यूरोप वाले लालच के द्वार पर मरते हैं। उस दिन जो बातें हुई वे केवल हास्य व्यंग्य ही नहीं थी, उनमें युद्ध की ओर संकेत था। कंचन के साथ अब मेरा संबंध सहज हो गया था। इस पर भी मैं कंचन के सम्मुख खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की थाह पाने का कोई उपाय खोज नहीं पाया। हाँ, अवश्य एक दिन पिकनिक के समय यह सुयोग मिल गया। उस समय डॉक्टर साहब शिवालय के खंडर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई आई हुई पोथी पढ़ रहे थे। एक आबनूस के पेड़ की झाड़ी में बैठकर कंचन अचानक कह उठी, इस महाकाल के वन में एक अंधी प्राण शक्ति है, उससे भयग्रस्त हूँ। कंचन कहती गई, पुराने भवनों के दरार से लुक छिपकर पीपल का अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। यह भी वैसा ही है। दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से प्रकृति के अभाव से मानव का चरित्र दुर्बल हो जाता है और आदमी प्राणी प्रकृति का असर प्रखर हो उठता है। मैंने उत्तर दिया, बताता हूँ, मेरी बात को भली भांति सोच देखिएगा। मेरा विचार यह है कि ऐसे अवसर पर मानव का संग भीतर और बाहर से मिलना चाहिए, जिसका प्रभाव मानव प्रकृति को पूर्ण कर सके। जब तक यह नहीं होगा तब तक अंध भक्ति से पराजित ही होना पड़ेगा। काश आप
मामूली। हाँ हाँ कहिए, संकोच मत कीजिए, कंचन ने शीघ्रता से कहा। यह तो जानते ही हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, अतः जो कहने जा रहा हूँ उसे व्यक्तिगत आसक्ति से रहित होकर ही कहूँगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत स्नेह से देखा था, क्या आज भी उसे उसी प्रकार समझ लीजिए नहीं करती? तब मैंने ही आपके मन को उधर से हटाया है। संभव हो सकता है, लेकिन आपने ही नहीं बल्कि इस अंध शक्ति ने भी। इसीलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखती। ऐसा क्यों? दीर्घकाल के प्रयास से मानव चित्र शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श की तो तोड़ देती है, उस आदर्श को तोड़ देती है। आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वह उसी अंध शक्ति के आक्रमण का फल है। नारी होकर भी आप प्रेम पर ऐसा अपवाद मढ़ती हैं। नारी होने का कारण ही ऐसा कह रही हूँ। प्रेम का आदर्श हमारे लिए पूजा की सामग्री है, उसी को सतित्व कहते हैं। सतित्व एक आदर्श है। यह सामग्री वन की प्रकृति की नहीं है, मानवी की है। इस निर्जन में इतने दिनों से इसी आदर्श की पूजा कर रही थी। सारे आघातों को सहन और धोखा खाने के बाद भी उसे बचा सकी, तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी श्रद्धा का स्थान है? नहीं। उसके पास जाना चाहती हूँ? नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं। मैं आश्चर्य नहीं समझा। आप समझ भी नहीं सकेंगे। आपकी संपत्ति ज्ञान है, उच्चतर शिखर पर, वह भी इम्पर्सनल है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वह सब कुछ जो बाहरी है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, तब भी उस प्रेम में वह वस्तु बच रहती है जो कि इम्पर्सनल है। वाद विवाद में समय नष्ट ना कीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में खोज करने के अभिप्राय से अन्यत्र कहीं चला जाना होगा, किंतु फिर गए क्यों नहीं आपसे? तभी कंचन ने पुकारा, दादू। डॉक्टर साहब अपना पढ़ना लिखना छोड़कर उठ आए और मधुर स्नेह के स्वर में बोले, क्या है दीदी? आपने उस दिन कहा था ना कि मनुष्य का सत्य उसी की तपस्या के भीतर से अभिव्यक्त हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति प्राणी शास्त्र से समझी जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक दादू। तो फिर आज अपनी और आपकी बात का निर्णय कर दूं। कई दिनों से मस्तिष्क उथल पुथल का केंद्र बना हुआ है। मैं उठ खड़ा हुआ, बोला, तो मैं चलूं? नहीं, आप बैठिए दादू। आपका वही पद फिर खाली हुआ है और सेक्रेटरी ने पुनः आपको बुलवाया भी है। हाँ तो फिर आपको उस पद को स्वीकार करना होगा। अति शीघ्र वहीं लौट जाना होगा। डॉक्टर साहब बेचारे हतबुद्धि होकर कंचन के मुख की ओर ताकते रहे। कंचन बोली, अच्छा अब समझी। आप इसी सोच में पड़े हैं कि मेरी क्या गति होगी यदि अहंकार की मात्रा बहुत न बढ़ती हो। तो आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि मेरे बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता। मेरी अनुपस्थिति में तो 15वीं अश्विन को आप 15वीं अक्टूबर समझ
बैठते हो। जिस दिन घर में अपने सहयोगी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित करते हो, उसी दिन लाइब्रेरी का द्वार बंद करके कोई निदारूपण इक्वेशन सुलझाने में लग जाते हो। नवीन बाबू सोचते होंगे कि मैं बात बढ़ा चढ़ाकर कर रही हूँ। आज ऐसी अशुभ बातें सब अभी खत्म हो जाएंगी। आप चलें तो मेरे साथ अपने काम पर। छुट्टी हुई, गाड़ी फिर लौट आएगी। डॉक्टर साहब मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारी क्या सलाह है नवीन? मैं क्षण भर स्तब्ध रहकर बोला, कंचन देवी से अधिक अच्छा परामर्श कोई नहीं दे सकता। कंचन ने उठकर मेरे चरण छूकर प्रणाम किया। मैं संकुचित होकर पीछे हट आया। कंचन बोली, संकोच न कीजिए, आपकी तुलना में मैं भी नहीं हूँ। यह तो किसी दिन साफ हो जाएगी। आज आपसे यही अंतिम विदा लेती हूँ। जाने से पूर्व अब भेंट न होगी। यह कैसी बात कह रही हो दीदी? डॉक्टर साहब ने पूछा। दादू इतना ही कह सकी कंचन। मैंने उसी क्षण डॉक्टर साहब की पगधूली का स्पर्श किया। उन्होंने छाती से लगाकर कहा, मैं जानता हूँ नवीन कि तुम्हारी कीर्ति का पथ हमारे सामने प्रशस्त है। अपने स्थान पर लौटकर पहला रिकॉर्ड निकाला। उसे देखते ही मन में सहसा आनंद उमड़ आया। समझा, मुक्ति इसी को कहते हैं। संध्या। बेला में दिन भर का काम समाप्त करके बरामदे में आते ही अनुभव हुआ, पंछी पिंजरे से तो निकल आया है, किंतु उसके पाँव में जंजीर की एक कड़ी अब भी उलझी हुई है। हिलते हिलते वह बज उठती है। यहाँ ये कहानी पूर्ण होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।